वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम स्पीड टेस्ट 05 पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा एसएससी का स्पीड टेस्ट होने वाला है और हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे। हम इस स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे अभी के अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस जर्नी में काफ़ी नई नई चीज़ें के काफ़ी नए नए फैक्ट्स हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी क्या करिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट, पार्ट, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको नया मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सारे वही हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं, तो अपकमिंग एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जिसे हम हिंदी में बोले तो रामबाण बोल सकते हैं। रामबाण मतलब हर बीमारी का एक तरह से इलाज। उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? टैबलेट, सिरप, पेनिशिया और नेक्टर। अपने अकॉर्डिंग देखिए देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको वीडियो को एक बार पॉज कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। लास्ट में ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और कितना करेक्ट हुआ आपका। जैसे अगर आपने ये स्पीड टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो कम से कम वीडियो देखने के दौरान आप इस स्पीड टेस्ट को सॉल्व जरूर करिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक, जिससे आप भी ऑब्जर्व कर पाए कि आपका लेवल कहाँ पे जा रहा है, अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण दवा। किसी भी चीज की जो रामबाण दवा है उसको हम रिलेट कर सकते हैं पेनिशिया से। अब नेक्टर, नेक्टर को हम रस से रिलेट कर सकते हैं, रस हो गया या अमृत हो गया। अमृत से भी इसको हम नेक्टर को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ आ गया कैसे हमें कोरिलेट करना है इसे। आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट, और जो अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिक्सर लग चुका है, आपकी बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको यहाँ क्या बताना है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? प्रोफ्यूज मीन्स होता है प्रचुर। कुछ भी ऐसा जो प्रचुर है, अबंडेंट है, सफिशिएंट है, उसको हम रिलेट करते हैं प्रोफ्यूज से। और अगर मैं प्रोट्रूड की बात करूं, प्रोट्रूड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बढ़ाना या फैलाना। प्रोट्रूड का मतलब क्या हो गया? बढ़ाना या फैलाना, प्रोट्रूड को रिलेट करेगा। ये भी स्पेलिंग सही है, प्रोफेसर का भी स्पेलिंग अपने आप में सही है, ये स्पेलिंग सही है। गलत कौन सा जा रहा है? प्रोफेशनल का स्पेलिंग गलत जा रहा है। इट शुड बी प्रोफेशनल, मतलब इट शुड बी प्रोफेशनल। डबल एस की जरूरत थी वहां पे प्रोफेशनल की, ठीक, प्रोफेशनल में। तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या गया? थर्ड पार्ट हमारा एक्चुअल आंसर गया, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट जा रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इनिशिएट, इनिशिएट वर्ड का हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए, मतलब हमें सिमिलर वर्ड चाहिए इनिशिएट के लिए। क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? एक बार देखेंगे। इनिशिएट का मतलब बेसिकली होता है स्पष्ट रूप से कहना। इनिशिएट मतलब क्या हो गया? स्पष्ट रूप से कहना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएट। अब अगर मैं इसको बात करूं आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब भी स्पष्ट ही हो गया।
क्लियर या स्पष्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर तो हमारा थर्ड पार्टी जाने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अगर हम देखें तो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कैद करना या सीमित रखना, कन्फाइन करना किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी को कन्फाइन करके रखना, कैद करके रखना या दायरे में रखना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। क्रिएट बनाना, रचना करना, इंगेज, कॉमन वर्ड्स हैं। आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इनिशिएट के लिए, दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एसेंट। एसेंट का आपको अपोजिट वर्ड चाहिए, यहां पे ध्यान देना, एंटोनिम चाहिए। अक्सर ऐसा होता है एग्जामिनेशन में, मैं स्पीड टेस्ट के आपके रिजल्ट्स भी देखता हूं, तो वहां पे मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि ज्यादातर लोग डायरेक्शन नहीं देखते। एंटोनिम पूछा जाता है फिर भी सैनोनिम ही पिक करके आते हैं। इस तरह की गलतियों से बचना है। अब देखो, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, एसेंट का मतलब क्या हो गया, चढ़ना, और डिसेंट का मतलब होगा उतरना। एसेंट का मीनिंग लगभग सबको पता है। अब होता क्या है कि हमने डायरेक्शन देखा नहीं, ऊपर क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमारे दिमाग में क्या है, वर्ड पूछा गया तो उसका सिनोनिम हमें बताना होगा, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा रहता है। हमने क्या किया, एसेंट के लिए जो वर्ड यूज किया दैट इज डिसेंट। हमने तुरंत अपोजिट वर्ड उसका ना देख के हमने क्लाइंब वर्ड यूज कर दिया। चढ़ने के लिए एसेंट का यूज करते हैं, चलो क्लाइंब यूज कर देते हैं, ये भी चढ़ने के लिए यूज होता है। सिनोनिम होता तो बिल्कुल हो जाता क्लाइंब, लेकिन यहाँ सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है। सो जब भी आप क्वेश्चंस को करें, स्पेशली इस चीज को दिमाग में रखें, एक क्वेश्चन कम करिए लेकिन गलत करने से बचिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कम से कम जो आ रहा है वो तो गलत मत करके आइए, सीधी सी बात है। तो अपोजिट वर्ड एसेंट के लिए क्या जाएगा, डिसेंट जाएगा। क्लाइंब, राइज, फॉल, इसका कोई भी चांस नहीं है। आंसर आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो इसका अपोजिट वर्ड है दैट इज सी पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने एक पैसेज है, कंप्लीट पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हमें आंसर्स करने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैसेज को देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करना है, ठीक है। जो भी ब्लैंक्स है उनको हमें अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना होगा। ट्रीज हेल्प मैन इन 3 वेज। जो पेड़ हैं इंसान की 3 तरह से मदद करते हैं। बाय सप्लाइंग वुड, वुड सप्लाई करने का काम करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग शेड, शेड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बाय हेल्पिंग टू रेजिस्ट ड्रॉट एंड फ्लड, ड्रॉट, सूखे को और बाढ़ को रोकने का काम भी पेड़ करते हैं। हालांकि पेड़ों की वजह से हम जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व पेड़ों की वजह से ही है, हमारा ये क्या किसी भी जीव का अस्तित्व पेड़ों की वजह से ही है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली हमें 3 हेल्प्स करते हैं हमारे पेड़। सर्वाइवल तो एक अलग पार्ट हो गया, वो तो है ही है, जीवित हम रह ही नहीं सकते बिना पेड़ों के, बिना ऑक्सीजन के हम कहाँ से जीवित रहेंगे। तो ये वुड सप्लाई करने का काम करते हैं, शेड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ वो रोकने का काम करते हैं सूखे को और बाढ़ को। ऑफ डैश, द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें जो लास्ट वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई सूखा और ड्रॉट को रोकने का जो काम पेड़ कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कहीं ना कहीं ट्रीज का। मैन डैश हैज ब्रॉट ऑन हिज ओन रन बाय अ मास डिफॉरेस्टेशन। अब जब हम वनों को काट रहे हैं ना, ये हम अपनी ही बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम जो डिफॉरेस्टेशन कर करके, ज्यादातर क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। पहले खेती के लायक जमीन बनाई जाती है, फिर लोग वहीं पे रहना शुरू करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ट्रीज की संख्या काफी ज्यादा कम होती जा रही है। और ये इंसान क्या कर रहा है, अपने विनाश के रास्ते खुद
खोल रहा है, ओपन कर रहा है। हिस्ट्री शोज, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो क्या शो करता है, दैट ग्रेट एम्पायर्स बिल्ड ऑन डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव टॉपल्ड बीइंग अनेबल टू कोप डैश फ्लड एंड फ्लड फूड शॉर्टेज। हिस्ट्री ये बताती है कि वो महान एम्पायर जो कि क्षय पे खड़े हुए थे, डिप्लीशन का मतलब किसी चीज का क्षय करना, नाश करना, फॉरेस्ट के, वो आगे जाके फंस गए, पूरी तरह से गिर गए। टॉपल का मतलब बेसिकली गिरना होता है, ठीक है। जो कोप नहीं कर पाए किस चीज को, फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और फूड शॉर्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। अकाल जैसी जो कंडीशंस थी पास्ट में, डिफॉरेस्टेशन का ही कारण थी, ठीक है। दो द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज डैश degradation of forests, it is difficult to prevent it unless people are educated enough to realize its consequences। अब देखो, डेनिडेशन का मतलब होता है वन उन्मूलन। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है, वन उन्मूलन, वनों को हटाना, खत्म करना, डिफॉरेस्टेशन करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वन उन्मूलन पे लॉ बना सकती है अपना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट इट, लेकिन इसे प्रिवेंट करना मुश्किल। देखो, गवर्नमेंट हर जगह आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकती, सबसे बड़ी चीज ये है। भाई गवर्नमेंट हर जगह आपके पास तो नहीं घूम सकती ना, कि आपके एरिया का वो पेड़ था वो कैसे कट गया, इसके लिए गवर्नमेंट तो आपके पास नहीं जाएगी। यू नीड टू वेल अवेयर ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, आपको समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ट्री का इंपॉर्टेंस एक्चुअल में क्या है। It is difficult to prevent it unless people are educated enough to realize its dash consequences। जब तक लोग इसके गंभीर परिणामों को नहीं रियलाइज करते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तब तक इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा पाएगा। कुछ ऐसी बात हो रही है। चलिए, तो अब यहां तक आई थिंक पैसेज आपको समझ आ गया। कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेनरेशन जो हो रहा है, ट्रीज को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, उसको, इस एक्टिविटी को रोकने के लिए या इस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए ये पैसेज आपके सामने है। इसका बेसिक थीम आपको समझ आ गया, क्या कहना चाहता है पैसेज, आप सबको समझ आ गया। चल, फर्स्ट फिलर के लिए हमारा आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक ए। फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, आपको ये देखना है। ट्रीज हेल्प मैन इन थ्री वेज, बाय सप्लाइंग वुड, by providing shade, and by helping to resist drought and flood of dash, the last is the most important, of what, of whose, of whom, of which। क्या होना चाहिए हमारा आंसर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, ऑफ विच, ऑफ विच द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट वाला पार्ट, जो ड्रॉट को, फ्लड को रोकने का काम करते हैं फॉरेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। तो विच हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाने वाला है, जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं। सभी का सिक्सर लग चुका है, बाकी सबका व्हाट, whom, whose ये गलत हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर डी पार्ट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, मैन डैश हैज ब्रॉट ऑन हिज ओन रन बाय मास डिफॉरेस्टेशन। अब मैन, हुएवर, व्हेनेवर, वेयरएवर, हाउएवर। अब अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, पर्सन की बात की जा रही है, पर्सन को रिलेट करना है, मैन, हुएवर जो भी के सेंस में, has brought on his own run by mass deforestation।
मतलब मैन जो है वो अपने ही विनाश का कहीं ना कहीं कारण बन गया है। किसके बेस पे? मास डिफॉरेस्टेशन, जो बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट्स को काटा जा रहा है, उस जमीन को खेती के लायक बनाया जा रहा है या उस पे अपने गांवों को बसाया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने विनाश का कारण खुद बनता जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। History shows that great empires built on depletion of forest reserves have toppled. Toppled का मतलब गिर जाना, मैंने अभी अभी आपको बताया। Being unable to cope dash floods and फूड शॉर्टेज। मतलब जो ग्रेट अंपायर वनों के क्षय पे बने हैं, वनों को खत्म करके बने थे, वो जो थे गिर गए आगे चल के, या सरवाइव नहीं कर पाए। कोप के साथ इन जनरल विद का ही यूज करते हैं। अनेबल टू कोप विद फ्लड्स एंड फूड शॉर्टेज। तो कोप नहीं कर पाए किस चीज को? फ्लड्स को, बाढ़ को, और साथ ही साथ जो फूड शॉर्टेज था उस चीज को कैटर नहीं कर पाए। ठीक है, उन ग्रेट अंपायर्स की बात हो रही है। दो द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज डैश denudation of forest, it is difficult to prevent it unless people are educated enough to realize its dash consequences। गवर्नमेंट लॉज तो बना सकती है, गवर्नमेंट लॉज तो बना सकती है डैश डेनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हैव, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिट्स, क्या होना चाहिए आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए फटाफट। 83 नंबर क्वेश्चन के लिए, मतलब डी नंबर फिलर के लिए, क्या होगा आपका आंसर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? देखो कैन का यूज हो गया है, कैन के साथ V1 आ ही गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब आगे हम जेरेंड का यूज कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर का फ्लो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो नाउन की तरह फंक्शन करता है। दो द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज प्रोहिबिटिंग denudation of forests, it is difficult to prevent it unless people are educated enough to realize its। अब देखो यहाँ पे have prohibited, सिर्फ prohibited या फिर prohibits, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर सबसे अप्रोप्रिएट बी पार्ट जाएगा। लास्ट फिलर, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट इट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट इट unless people are educated enough to realize its dash consequences। large, big, small, grave। देखो ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर। और आंसर क्या जाने वाला है? डी पार्ट। डी पार्ट हमारा आंसर जाएगा। It is difficult to prevent it unless people are educated enough to realize its grave consequences। मतलब जब तक लोग इसकी गंभीर परिणामों को अवेयर नहीं हो जाते तब तक इसको प्रिवेंट करना मुश्किल है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो लोगों के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होना आना बहुत ज़रूरी पार्ट है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। चलिए, आई होप सभी को ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे इनको रिप्लेस करना है। किससे कर सकते हैं? बाय, विद, फॉर, ऑन। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स आर इन स्ट्राइक। अगर कोई हड़ताल पे है, हड़ताल पे अगर कोई है तो वो इन स्ट्राइक होगा या ऑन स्ट्राइक होगा?
सोचो, इन स्ट्राइक जाएगा, ऑन स्ट्राइक जाएगा, ऑन स्ट्राइक जाएगा ना स्ट्रक्चर, और अगर ऑन स्ट्राइक जाएगा तो इनको हम ऑन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जो भी डी पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। वेरी वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। अब बाय स्ट्राइक, विद स्ट्राइक, फॉर स्ट्राइक, ये तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, गलत है। चलिए अगला, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक स्टेटमेंट है हमारे सामने, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट फॉर्म, देखिए एक बार। गैरी सैड, गैरी ने कहा, क्या कहा, आई हैव फाइनली क्लियर्ड माई एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शन, मतलब मैंने फाइनली अपने एग्जाम्स क्लियर कर दिए, कैसे, डिस्टिंक्शन के साथ, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्म देखूं, आई हैव, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में होगी, पास्ट में ही होगी, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, देखो याद है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब यहां से अगर आप देखें, गैरी सैड आई हैव फाइनली क्लियर्ड माई एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शन। अब ध्यान से अगर आप देखें तो आई हैव फाइनली क्लियर्ड, तो गैरी की बात हो रही है, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें चाहिए ही हैड फाइनली क्लियर्ड, मतलब हमें क्या चाहिए, परफेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, जहां पे हैड प्लस V3 मिले। फर्स्ट ऑप्शन देखो, क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है, नहीं है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है, नहीं है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है, नहीं है, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखो, क्या यहाँ पे हैड प्लस V3 है, बिल्कुल है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में हमारे एस्पिरेंट्स के आ ही रहा होगा कि सर यहाँ पे एक्सक्लेम्ड कैसे लग गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है नहीं, ये सैड तो सैड रहना चाहिए था, एक्सक्लेम्ड कैसे लग गया, तो ये कैसे सही होगा सर, एक्सक्लेम्ड लगा हुआ है भाई। अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में कि सारे के सारे ऑप्शंस ही गड़बड़ होते हैं, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन गड़बड़ है, और आप सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें तो ये है ऑप्शंस के बेस पे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट एक ही है, लेकिन सही ऑप्शन देखें 100% सही कोई नहीं है। एक्सक्लेम्ड होना ही नहीं चाहिए, मैं भी कहता हूं नहीं होना चाहिए, सैड होना चाहिए, एक्सक्लेम्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, सैड होना चाहिए, एक्सक्लेम्ड नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं, लेकिन सैड वाला कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें पर पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना जिसमें पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, तो इसी के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो। चल, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने जो फ्रेम किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव, पूरा पूरा वो पूरा ही आपको गलत लग रहा होगा कि यार मैंने कुछ और फ्रेम किया, यहाँ कुछ और है ऑप्शन में। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ऑप्शन के थ्रू जाओ, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो, एक्टिव पैसिव करना हो, ऑप्शन के थ्रू करो। अगर ऑप्शन के थ्रू करोगे तो गलतियों से बच जाओगे, और ऑप्शन के थ्रू नहीं करोगे तो गलतियां श्योर है आप करोगे। समझ गए ना। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर है, फ्लेवर है और फ्लूर है। क्या डिफरेंस, कौन सी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? देखो सारे ही वर्ड कॉमन है, सारे ही वर्ड कॉमन है। एक वर्ड जो गलत है दैट इज फ्लेवर, इट शुड बी फ्लेवर। कुछ केसेस में वी ओ यू आर भी लिखते हैं, बेसिकली फ्लेवर का स्पेलिंग एफ एल ए वी ओ आर होता है इसके अंदर। फ्लोर आटा को बात करता है, अगर वर्ब की तरह, फ्लोर मीन्स आटा होता है बेसिकली, एफ एल ओ यू आर। और अगर मैं वर्ब की तरह देखूं तो पीसना, चूर चूर कर देना किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो फ्लोर। वर्ब की तरह भी ये यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। फ्लूर तो फर्श हो ही गई हमारी, फ्लावर तो हम जानते हैं फूल की बात हो रही है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा ऑप्शन जाने वाला है यहाँ से, दैट वुड बी थर्ड पार्ट, सी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब किसी भी पर्सन की जो लाइफ हिस्ट्री जो उसके द्वारा लिखी गई है, एक वर्ड में उसे क्या बोलेंगे? ट्रेवलॉग, एसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। देखो अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेवलॉग तो बेसिकली क्या हो गया कि कोई जो यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान जो उसने अपने पॉइंट्स दिए उसको हम ट्रेवलॉग से रिलेट करते हैं, तो इसका तो चांस ही नहीं है, एसे का कोई चांस नहीं है। बायोग्राफी होती है जीवनी, जीवनी। और बायोग्राफी जरूरी नहीं है कोई खुद लिख रहा है किसी की जीवनी, कोई और लिखेगा। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का क्या मीनिंग होता है? आत्मकथा, खुद की जो कथा है उसकी बात होती है ऑटोबायोग्राफी से। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है यहाँ पे तो डी जाने वाला है, डी वाला ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। आत्मकथा कुछ ऐसा। सो डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो हार्श वर्ड लिखा हुआ है और इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। हार्श का सबसे अपोजिट वर्ड क्या होने वाला है यहाँ पे, हमें ये बताना है। तो हार्श के लिए सबसे अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है हमारा? ध्यान से देखो, हार्श के लिए सबसे अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है हमारा? हार्श को अगर हम रिलेट करें तो कर्कश हो सकता है। हार्श को हम कर्कश से रिलेट कर सकते हैं, किसी की आवाज बहुत ही कर्कश है तो वो हार्श हो गया। और अगर मैं बात करूं हार्श की तो निर्दयी, निर्दयी से भी हम हार्श को रिलेट कर सकते हैं। कोई बंदा निर्दयी है या किसी की वॉइस कर्कश है, तीक्ष्ण है, दैट इज हार्श। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या आ गया? जेंटल आ गया, क्योंकि टफ कठिन हो गया। ग्रेव का मतलब हो गया गंभीर, ग्रेव का मतलब क्या हो गया? गंभीर हो गया। और बिटर का मतलब कड़वा हो गया। तो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या जाएगा? जेंटल जाने वाला है सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड। और सी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। ब्लैंक में आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिल करना है, कौन सा होगा वो? The sales team dashed the engineers for the organization's failure to bag the mega deal। अब यहां पे अगर हम देखें, सेल्स टीम ने क्या किया? डैश किया इंजीनियर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर। अगर मैं फेलियर की बात कर रहा हूं, फेलियर की बात कर रहा हूं, तो एक टीम दूसरी टीम को क्या कर रही होगी? लाइक कर रही होगी, अप्रिशिएट कर रही होगी, प्रेज कर रही होगी? नहीं ना, यहाँ पे तो भाई एक टीम दूसरी टीम को क्या कर रही होगी? ऑफ कोर्स ब्लेम कर रही होगी। तो यहाँ पे ब्लेम्ड ही सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ब्लेम ही सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा, बाकी सब तो पॉजिटिव समझ दे रहे हैं।
सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही गलत हो जा रहा है, और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या जा रहा है हमारा, बी पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको एक ईडियम दिया है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द लास्ट स्ट्रॉ, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। शी डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ एंड फ्लेड। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना। द लास्ट स्ट्रॉ को अगर हम रिलेट करें, द लास्ट स्ट्रॉ, इस ईडियम के मीनिंग को अच्छे से लिख लेना अपने पास, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया ईडियम है ये, ठीक है। द सिचुएशन हैड बिकम अनबियरेबल, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो अब बिल्कुल असहनीय हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब ऐसी सिचुएशन जो अनबियरेबल है, असहनीय है, उससे हम इसे सीधे सीधे कोरिलेट कर सकते हैं। अब इट वॉज द लास्ट टाइम शी वुड यूज अ स्ट्रॉ, नो चांस। द सिचुएशन वॉज इम्प्रूविंग, नो चांस। इट वॉज लास्ट टाइम शी वुड होल्ड अ स्ट्रॉ, अगेन रॉन्ग। स्ट्रॉ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। देखो ईडियम्स क्या है, मुहावरे। ईडियम्स को अगर आप उसकी मीनिंग के बेस पे लेके जाओगे वर्ड टू वर्ड, तो गलत हो जाएगा। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब एक सिचुएशन की बात हो रही है जो अनबियरेबल है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रॉ की बात हो रही है जो आखिरी, उसकी बात नहीं हो रही। मुहावरे क्या है, मुहावरे लाइक हिंदी के मुहावरे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ईडियम ही है ना। तो बंदर और अदरक से कोई लॉजिक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो आपको इसके मीनिंग से इसको रिलेट करते हुए लर्न करना पड़ेगा, इसके मीनिंग से इसको रिलेट करते हुए लर्न करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जानकी ब्रंट हर बोट while her previous supervisor, sorry, Janki burnt her boats with her previous supervisors by dash him in public, flaunting, criticizing, applauding और appreciating। देखो अगर मैं बात करूं फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है दिखावटी, मतलब कुछ शो ऑफ करने वाली कंडीशन को हम फ्लॉन्टिंग से रिलेट कर सकते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग मतलब आलोचना करने की बात होगी, और यही हमारा आंसर जाएगा, क्योंकि अपलाउडिंग और अप्रिशिएटिंग तो तारीफ से, प्रशंसा से रिलेट करेंगे ना वर्ड, तो इनका भी कोई चांस नहीं है। बर्न हर वोट्स का मतलब पीछे ये बर्न, ये बहुत ही प्यारा इडियम है, बर्न वंस वोट्स, मतलब ऐसा कुछ कर देना जिससे कि प्रीवियस सिचुएशन पे जाना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे किसी ने अपनी बॉस को ही क्रिटिसाइज कर दिया या अब्यूज कर दिया, तो अब दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना ही कभी पॉसिबल नहीं है उस पर्सन का, ठीक है। तो ही हैज और शी हैज जस्ट बर्न हर और हिज बोट्स, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसा करना जिससे कि इम्पॉसिबल हो जाए प्रीवियस सिचुएशन पे दोबारा लौट पाना, ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Given below are four jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें 93 के लिए, डी से शुरुआत करें, ए से या सी से। पहला ए देख ले, वन ऑफ द ट्विंस वॉज ड्राइविंग बेटर देन द अदर, गलत हो जाएगा, अभी कोई ट्विंस की बात ही नहीं है। महेश kept comparing them every day, them मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, तो सी और ए से तो शुरुआत नहीं हो रही। आफ्टर 2 months ऑफ ड्राइविंग डेली फाइनली बोथ द ट्विंस वर एट पार, अगेन रॉन्ग हो गया ये। डी से ही शुरुआत हम कर सकते हैं इसकी। अब डी क्या है, पहला सेंटेंस, महेश वॉज टीचिंग द ट्विंस हाउ टू ड्राइव। महेश जो है टीच कर रहा था किसको, ट्विंस को, कि कैसे ड्राइव करना है।
इसके लिए टीच कर रहा था मैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। डी से हमने शुरू किया, उसके बाद में हम चले गए ए पे। ट्विंस की बात है, अब उसमें से एक की बात हो गई। सेकेंड, वन ऑफ द ट्विंस वॉज ड्राइविंग बेटर देन द अदर। सीधे सीधे बी पार्ट हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि डी के बाद ए यहीं पे मिल रहा है, ए वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक बार देख लो बी। थर्ड, महेश केप्ट कंपेयरिंग देम एवरीडे। महेश डेली उन्हें कंपेयर करता था। फोर्थ, आफ्टर 2 months ऑफ ड्राइविंग डेली फाइनली द, देखो फाइनली वर्ड ने हमें ये बता दिया कि सी वाला लास्ट में आएगा, इससे भी आप समझ सकते हैं। फाइनली बोथ द ट्विंस वर एट पार, कुछ ऐसा। तो फाइनली वर्ड ने भी हमें ऐसा कुछ बताया, इन्फॉर्म किया कि भाई मैं लास्ट में जाने वाला हूं, तो उसको हमने लास्ट में रख दिया। और सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज डी ए बी सी। तो अगर आप बी पार्ट पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड रावण। हु किल्ड रावण एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो हु को अगर हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो हु को किस में बदलते हैं, अगर हम पैसिव में लेके जा रहे हैं हु को, तो इसको किस में बदलते हैं, बताओ फटाफट चैट बॉक्स में। बाय हुम में बदल देते हैं, बाय हुम में बदल देते हैं इसको, ठीक है। बाय हुम, दूसरा तो बाय हुम में अगर बदलते हैं तो बी और डी ऑप्शन कट गए, एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि स्टार्ट हम बाय हुम से करेंगे। अब चॉइस हमें किस में करनी है, ए और सी में। ए और सी में कौन सा करेक्ट होने वाला है, इससे हमें चॉइस करनी है। पहली चीज तो ये समझो कि एक्टिव से पैसिव में जब हम जाते हैं तो ना टेंस बदलता है, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर बदलता है। मतलब जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंस भी बदलता है और इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में ना टेंस बदलेगा ना ही स्ट्रक्चर बदलेगा। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ही रहेगा। टेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, सेम टेंस रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब यहाँ पे बाय whom was रावण किल्ड, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा हमारा, ए वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वॉज पहले लिखा है, इससे ये पता चल रहा है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब रावण वॉज किल्ड अगर हम बना देंगे तो ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारा दैट वुड बी ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो 100% आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबल। असेंबल वर्ड का आपको सेनोनिम चाहिए। डिस्पैंड अलग करना, डिटैच भी अलग से रिलेट करेगा, एड्रेस संबोधित से रिलेट कर जाएगा, और पते से भी रिलेट करेगा वैसे एड्रेस। अमास, अमास का मतलब होता है गैदर करना या इकट्ठा करना, ठीक है। तो असेंबल के लिए अगर मैं सेनोनिम की बात करूं तो वो क्या जाएगा, अमास जाएगा। और अगर एंटोनिम की बात करता तो डिस्पैंड और डिटैच की ओर हम बढ़ते थे, ठीक है, अपोजिट वर्ड। असेंबल के लिए सेनोनिम या सबसे अप्रोप्रिएट जो सेनोनिम वर्ड जाएगा इसका, सिमिलर वर्ड जाएगा जो इसका, दैट इज अमास। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पे अगर हम देखें, upset someone's apple cart, select the most appropriate meaning of the given idiom. upset someone's apple cart, इस idiom का आपको मीनिंग बताना है। अपसेट करना किसी की एप्पल कार्ट को। अपसेटिंग समवन बाय ड्रॉपिंग द एप्पल्स, देखो ईडियम है, मतलब एप्पल से इसका कोई खास रिलेशन होने वाला है नहीं, यहाँ पे सेंस इसका कुछ और जाने वाला है, और उस जो और जाने वाला है उसी सेंस की ओर आपको बढ़ना है। क्या हो सकता है वो सेंस? सो अपसेटिंग समवन बाय ड्रॉपिंग द एप्पल्स, नो चांस। मेकिंग समवन एंग्री बाय ruining बिजनेस, नो चांस।
डूइंग समथिंग दैट फेल्स समवंस प्लान, यही आंसर होगा आपका। कुछ भी ऐसा करना जो सामने वाले के प्लान को क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, जो उसकी प्लानिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। स्पॉइलिंग द एप्पल्स इन समवंस कार्ट, नो चांस। बहुत से लोग का आंसर एसटी में डी पार्ट, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, अपसेट समवंस एप्पल कार्ट मतलब क्या है, स्पॉइलिंग द एप्पल्स इन समवंस कार्ट, ऐसे सोचेगा। मतलब उसी मीनिंग से रिलेट करते हुए आंसर कर दिया, जो सबका गलत हो गया जिन्होंने भी डी पार्ट कर दिया। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी के प्लान को क्या करना, फेल कर देना। कुछ भी ऐसा करना जिससे सामने वाले का जो प्लान था उसको आपने फेल कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। In the sentence, identify the segment which contains a grammatical error. Samurai Jack drawn his sword to exact revenge on his superiors. अब यहां पे देखो, ड्रॉ, ड्रो, ड्रॉन, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ध्यान से समझना। ड्रा, ड्रो, और अगला है ड्रॉन। ड्रा, ड्रो, ड्रॉन। ड्रॉ V1 है, ये V2 है, और ये V3 है, ऐसे समझो। अब यहां पे V3 से तो कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, पास्ट इंडेफिनिट भी है तो V2 जाएगा, और परफेक्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस V3 जाना चाहिए। भाई सिर्फ V3 से कौन सा स्ट्रक्चर फ्रेम कर दोगे, तो ड्रॉन होना ही नहीं चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तब भी ड्रू जाएगा, और अगर ड्रू जाएगा तो ड्रॉन वाले पार्ट में ही बीमारी, और ये पार्ट हमें मिल रहा है थर्ड पार्ट। सो यही हमारा 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है। चल, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने। एक बार देखिए किससे हम स्ट्रक्चर की शुरुआत कर सकते हैं। DAC, सबसे पहले ए वाले को देख लेते हैं हम लोग। ही कमांडेड दैट बीरबल शुड लीव हिज किंगडम, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो पहला स्टेटमेंट ये हो नहीं सकता, बी से शुरुआत करेंगे नहीं। बीरबल लेफ्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ फॉर्म इन एन अननोन विलेज, अभी कोई बात पहले की हुई नहीं है, तो फिर बी का तो कोई चांस ही नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है कोई। सी और डी देख लो। Once upon a time, Akbar the Great became very angry with his minister Birbal, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। डी भी देख लो। एज मंथ्स पास्ड, अकबर स्टार्टेड टू मिस हिज फेवरेट मिनिस्टर, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी रिलेटेड क्लॉज ही है। अब डी नहीं हो सकता तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ए और एक डी। एक ही ऑप्शन बच रहा है अब हमारे पास, सी वाला, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। देखो एलिमिनेशन का क्या फायदा हुआ, देखा आपने, एलिमिनेशन का सबसे प्यारा फायदा क्या है, देख रहे हो, आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और आंसर आ गया। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, once upon a time Akbar the Great became very angry with his minister बीरबल। एक बार क्या हुआ कि जो अकबर थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए अपने मिनिस्टर बीरबल से। सी के बाद ए, he commanded the बीरबल commanded that बीरबल should leave his kingdom, उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल उनकी किंगडम को छोड़ दे। थर्ड, बीरबल लेफ्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ फॉर्म इन एन अननोन विलेज, बीरबल निकल गए भाई और उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया फार्म पे एक अननोन विलेज में। फोर, एज मंथ्स पास्ट अकबर स्टार्टेड टू मिस हिज फेवरेट मिनिस्टर, जैसे महीने बीते अकबर ने मिस करना शुरू कर दिया अपने फेवरेट मिनिस्टर को। तो आंसर हमारा क्या जाने वाला है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Queen Elizabeth got married to Philip, former prince of Greece and Denmark. तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनकी शादी हुई किससे? फिलिप से, जो फॉर्मर प्रिंस और थे किसके? ग्रीस और डेनमार्क के। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, गॉट मैरिंग नहीं होगा, गॉट मैरिड होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तब भी मैरिड ही निकल रहा है। यहाँ पे गॉट मैरिड का यूज करेंगे तब स्ट्रक्चर गलत होगा। गॉट मैरिंग में कोई कॉन्टिन्यू स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सिंपल पास्ट है। तो यहां से अगर आप देखें, गॉट मैरिंग की जगह पे मैरिड जाएगा टू फिलिप, फॉर्मर प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। The director wanted Aziz to play the role of the doctor as well also that of the apprentice. अब the director wanted Aziz to play the role of the doctor as well also and also of no improvement as well. अब सबसे अप्रोप्रिएट जो स्ट्रक्चर जाएगा दैट इज एज वेल एज। स्ट्रक्चर को देखो, द डायरेक्टर वांटेड अजीज to play the role of the doctor as well as that of the apprentice। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है। आंसर 100% आपका सी पार्ट जाएगा। जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं वो 100% करेक्ट, उनका सिक्सर लग रहा है। तो आज का स्पीड टेस्ट डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज आपने कई नए नए वर्ड्स सीखे होंगे, कई नए नए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।